और नमस्कार। कैसे हैं? चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज लाइव नहीं आ पाए हैं, ठीक ना, कुछ काम की वजह से। लेकिन जो यानी कि आपका टॉपिक ये छूटेगा नहीं, जो हम लोग यानी कल किए थे सिंधु सभ्यता, और आज करेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक ना। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं 20 प्लस क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, और कुछ वन लाइनर भी है। उसके अलावा जो है हमने सभी क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो हमने एकदम डीप दिया है, ताकि आपका जो क्वेश्चन है बढ़कर जो है 50 प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और आप देखते रहिए पीके टॉक यूट्यूब चैनल। चलिए, फाइल लीजिए, आ गया। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, मतलब हम यानी कि मतलब क्या बोलते हैं, कंटेंट को मतलब लिख कर बनाया है, ठीक ना। तो दोस्तों, इस पर ध्यान नहीं देना है, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देना है आपको। क्या बोलते हैं, ये कंटेंट क्वालिटी पर ध्यान देना है। जो लिखा है मतलब क्या बैकग्राउंड, इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक ना। वही हर बार की भांति इस बार भी। और दोस्तों, जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम हम लोग जो है एकदम समझने का प्रयास करेंगे, रटने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक ना, अधिकतर चीज़ों को। चलिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, वैदिक सभ्यता, ठीक ना। दोस्तों, इसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टोटल जो है मतलब मानिए ना 25 क्वेश्चन तो इसे है प्लस, यानी आपको, लेकिन यदि आप पूरे डिस्कशन करेंगे तो 50 क्वेश्चन प्लस आपका इसमें कंफर्म हो जाएगा, ठीक ना, और काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, और आप देखते रहिए पिक टाक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात वैदिक सभ्यता, ठीक ना। इससे पहले हम क्या पढ़े हैं, सिंधु सभ्यता पढ़े हैं, ठीक ना। सिंधु सभ्यता का काल क्या रहा है, वो रहा है दोस्तों 2350 से लेकर के 1750, ठीक ना। इसी के अराउंड आप जो है मतलब कहीं कहीं मिलेगा आपको 2500 से लेकर के 1500 BC, ठीक ना, ये भी मिल जाएगा। तो आपको यानी इसी के अराउंड मार देना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को आंसर को टिक कर देना है। बट दोस्तों, आपको यानी इतना मतलब क्लोज नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं मिलेगा कि 2300 से 1500, फिर 2500 से 1500, 1700, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक ना, एकदम क्लोज नहीं मिलेगा। थोड़ा यानी कि थोड़ा हट के मिलेगा। जैसे मान लेते हैं किसी ऑप्शन में दिया रहेगा 2800 से 2000, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। किसी में दिया रहेगा 3500 से 2000, तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। मतलब क्लोज नहीं दिया रहेगा, इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो अब देखिए, मानिए एक मान लीजिए, जैसे हम लोग जो क्वेश्चन कल करवाए थे उसमें क्या था 2350 से 1750 BC, ठीक ना। तो वो मान सकते हैं। जनरली माना जाता है दोस्तों 2500 BC से लेकर के 1500 BC। क्या दोस्तों, 2500 BC से लेकर 1500 BC, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप 2350 से ही मान सकते हैं। फिर आप कमेंट नहीं कीजिएगा सर आपने गलत बता दिया, ठीक ना। चलिए, तब 2500 से 1500 क्या है, आपको सिंधु सभ्यता है। और वही आप 1500 से के बाद आइए, 1500 से लेकर के दोस्तों 600 BC तक जो है आपको, यानी ईसा पूर्व। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। AD मतलब इनो डोमिनी, यानी कि ईस्वी, ठीक ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद ये होता है, ठीक ना। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तब 2500 से 1500 क्या है, सिंधु सभ्यता, और 1500 से 600 क्या है, ये आपको वैदिक सभ्यता है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता में दो काल बताया गया है। एक जो है दोस्तों पूर्व वैदिक काल, एक जो है दोस्तों उत्तर वैदिक काल। बात समझ रहे हैं, एक दोस्तों है जो पूर्व वैदिक काल, और एक जो है दोस्तों आपको उत्तर वैदिक काल है, ठीक ना। और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो है कालक्रम क्या रहा है, देखिए, जैसे 1500 से लेकर के 600 तक जो है पूरा आपको वैदिक काल है, ठीक ना। अब इसी में देखिए 1500 से लेकर के आपको 1000 तक जो है, ठीक ना, ये जो है पूर्व वैदिक काल। क्या दोस्तों, पूर्व वैदिक काल। 1000 से लेकर के 600 तक क्या है, उत्तर वैदिक काल। बात समझ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले वैदिक सभ्यता, वैदिक काल कब से कब है, 1500 से 600, ठीक ना। कितने साल तक जो है आपको, 900 साल तक है, ठीक ना। और अप्रॉक्स मान सकते हैं, अब इधर उधर हो सकता है थोड़ा मोड़ा, उतना नहीं ध्यान देना है। तब उसमें जो है मतलब 1500 से 600 जो है, इसको 2 डिवाइड में बांटा गया है। 1500 से 1000 जो है आपको पूर्व वैदिक काल, और 1000 से 600 जो है आपको उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। ये समझ गए होंगे। चलते हैं अगले पर, ठीक ना। दोस्तों, सबसे पहले कुछ और भी समझना जरूरी होता है, ताकि आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए, वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 पूरा हमने डीप बता दिया है। चलिए, अब देखिए आर्य। दोस्तों, ये जो आर्य समाज है, मतलब वैदिक सभ्यता जो मतलब आर्य सभ्यता, दोनों एक ही है, ठीक ना। तो जो आर्य समाज या आर्य सभ्यता है, इसका अर्थ क्या होता है, आर्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, श्रेष्ठ या कुलीन, जो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे कुलीन हो, ठीक ना। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस में, ठीक ना, कि आर्य शब्द का जो है अर्थ क्या है, इसे क्या तात्पर्य है, तो श्रेष्ठ या कुलीन होने का इससे तात्पर्य है, श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, अब बनते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए दोस्तों, हम ये जो क्वेश्चन लिए हैं ना, मतलब ये जो यानी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन पता है क्या लिए, क्योंकि इसे एक ही क्वेश्चन में है ना आपका कम से कम जो मतलब 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें आपको चूज करना है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब ये तो गलत होगा, बाकी तीनों तो आपको याद करने को मिलेगा ना, पढ़ने को मिलेगा ना, तो ये तात्पर्य है, ठीक ना। अब देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक ना। देखिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है, एकदम सही है। वो संस्कृत बोलते थे, उसका भाषा क्या था, संस्कृत था, ठीक ना। अब देखिए, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे एकदम ठीक है, वो घोड़ों पर सवार होकर घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखिए, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, एकदम सही है। वे जो मतलब अकेले थोड़ी कि कोई एक आर्य आ गया आकर के भारत में, ऐसा नहीं। वो आर्य जो है वो समूह में आए थे, अकेले नहीं आए थे, कोई एक पार्टिकुलर आदमी नहीं आया था आर्य में, ठीक ना। वो समूह में आए थे, वो श्रेष्ठ और कुलीन थे। और
देखिए वो यानी कि जो है झुंडों में आए थे, ठीक ना। और देखिए डी नंबर क्या कर रहा है, वे मुख्यतः नगरों में वास करते थे। एकदम गलत दोस्तों। नगरों में वास पता है कौन करते थे? शहरीकरण नगरों में वास कौन करते थे पता है? वो सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। ये गाँव में वास करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे। कौन? वैदिक सभ्यता के लोग। देखिए देखिए दोस्तों, आप पढ़िएगा ना सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे मिलेगी जो आपको कोरिलेट करके एकदम विपरीत होगा, ठीक ना। तो वही आपको चलिए बताया जाएगा। जैसे सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक थी उसका समाज, इसका समाज था पितृ सत्तात्मक था, ठीक ना। वे लोग यानी कि व्यवसाय करते थे, ये लोग कृषि करते और पशुपालन करते, ठीक ना। तो कुछ चीज़ें आपको कोरिलेट करने को मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए इसे एकदम रट जाइए, रट जाना एकदम, ठीक ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आइए। देखिए दोस्तों यानी क्या कैसे लिखा है इसको ध्यान नहीं देना, एकदम वॉइस सुनिए और कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। देखिए किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। देखिए दोस्तों जो हम लोग का जो मतलब 4 गो वेद है ना, कौन को? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना। कौन को दोस्तों? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद पढ़े हैं। वेदांग कै गो है? वेदांग 6 गो है, कल बताए थे। पुराण कै गो है? 18 गो है। उपनिषद कै गो है? 108 गो है ना। संस्कार कै गो है? 16 गो है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों किस वेद में प्राचीन वैदिक युग, जो हमारा जो वैदिक युग है ना वही 1500 से 600 वाला, तो इसके जो संस्कृति है, वैदिक युग का संस्कृति है, इसका वर्णन जो है किस में दिया गया, इसका जो सूचना है किस वेद में दिया गया है? तो किस में दिया गया? ऋग्वेद में दिया गया। किसके में दिया गया दोस्तों? ऋग्वेद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। देखिए निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? दोस्तों देखिए जैसे आप कुछ पुस्तकों का नाम सुनते होंगे, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है हमारे, जैसे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसे सुनते हैं ना इसका नाम। तो दोस्तों इसका जो निर्माण कर रहे हैं, इसका जो रचना है ना दोस्तों, ये जो है कब लिखा गया था? तो आपको वो मतलब वैदिक काल में लिखा गया था। वैदिक काल में कब लिखा गया था? तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक ना। फिर से आइए, वैदिक काल 1500 से लेकर 600, ठीक ना। और पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल मतलब बाद वाला 1000 से 600। चलिए देखिए दोस्तों, तो जो उत्तर वैदिक काल जो है ना, मतलब 1000 से लेकर 600 पीरियड के बीच में जो ये सब पुस्तक लिखा गया है, ठीक ना, यही सब पुस्तक लिखा गया है, ये चारों लिखा गया है। दोस्तों सही क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले कौन लिखा गया, सबसे बाद में क्या लिखा गया? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इस यहाँ का ऑप्शन होगा 8 सही होगा, ठीक ना। पहले बता देते हैं। देखिए वेद पहले लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण लिखा गया, आरण्यक लिखा गया, और उपनिषद लिखा गया, ठीक ना। पहले लिखा गया वेद, उसके बाद क्या लिखा गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण एक किताब मतलब पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, ठीक ना। आरण्यक ये भी मतलब धार्मिक ग्रंथ है, ठीक ना। उसका उपनिषद ये सब लिखा गया था। ये समझ रहे हैं, ये मतलब क्या बोलते हैं, क्रम समझ रहे हैं? पहले वेद, तब ब्राह्मण, तब आरण्यक, तब उपनिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब बहुत वायरल करता है, ठीक ना। क्वेश्चन में पूछता है पता है क्या? वेद त्रय, इसे यानी कि जैसे ये बताइए वेद क्या गो है? वेद 4 गो है, लेकिन दोस्तों यानी कि हम 3 गो वेद को लेते हैं, इस 3 वेद को जो है ना वेद त्रय कहा जाता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों वेद त्रय कहलाते हैं, तो इसके हम आंसर भी लिख दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें से कौन छटा गया, मतलब अलग हट गया? अथर्ववेद, ठीक ना। दोस्तों अथर्ववेद को हटा दीजिए, और जो 3 गो बचा ना उसको कहा जाता है वेद त्रय। त्रय समझ रहे हैं ना, वही त्रय मतलब 3 वेद, ठीक ना। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक ना। बस आप और से इतना समझिए कि वेद त्रय, त्रय मतलब 3, ये संस्कृत का वर्ड हो गया आपको एक प्रकार से। तो वेद त्रय के अंतर्गत कौन कौन सा वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक ना। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कौन हट जाएगा? अथर्ववेद हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से आइए दोस्तों, ऋग्वेद में क्या है, मतलब वही पूजा अनुष्ठान के बारे में, इसका मतलब वो सब गद्य और पद्य दिया गया है। किस में? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में क्या है दोस्तों? तो यजुर्वेद में आपको क्या बोलते हैं, यज्ञ के बारे में ये दिया गया है, ठीक ना। सामवेद में क्या है? वही गाना के बारे में, वही गीत संगीत के बारे में, संगीत का स्रोत, संगीत का ग्रंथ का स्रोत किसे कहा जाता है? सामवेद को। अब बाकी बच गया अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में जो आपको जादू टोना मंत्र वगैरह इसमें वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। है देखिए फिर और आगे क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यमेव जयते। दोस्तों आपके माइंड में सवाल आया कि सर सत्यमेव जयते कहाँ, मतलब आप सब जानते करते हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा रहता है दोस्तों? जब आप किसी अदालत में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, वो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जिला न्यायाधीश हो, जिला सत्र न्यायाधीश हो, मतलब किसी भी कोर्ट में आप जाइएगा ना तो अब आपको लिखा रहेगा सत्यमेव जयते। या किसी आप मतलब सरकारी कार्यालय में भी जाइएगा तो कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा सत्यमेव जयते। तो दोस्तों सत्यमेव जयते वर्ड जो है ना, मतलब जो सत्यमेव जयते वर्ड है, शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? ये किसी उपनिषद से लिया गया। और किस उपनिषद से लिया गया है बात समझ रहे हैं? ये जो सत्यमेव जयते वर्ड है किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। उपनिषद क्या गो है? 108 गो है, लेकिन उसी में से 108 में से एक उपनिषद मुंडक उपनिषद है जो कि फेमस है। इसी से जो है कौन सा वर्ड लिया गया है? सत्यमेव जयते। आइए क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विधि निर्माता। दोस्तों ये क्वेश्चन में है ना, मतलब ये रटिए लीजिए इसको, ठीक ना। ये मतलब एकदम रट लीजिए कि प्रथम विधि मतलब युग निर्माता इसको कहा जाता है, ठीक ना, एक तरीके से। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। ये सब के बारे में चिन्ह है ना। मनु तो वही
प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है, ठीक ना। अब देखिए चाणक्य, चाणक्य समझ गया ना, वही जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य कौन था? वही चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। मौर्य वंश के स्थापना में जो है ना, उसके स्थापना में बहुत बड़ा हेल्प था किसका? चाणक्य जी का, वही विष्णुगुप्त जी का, वही कौटिल्य जी का, ठीक ना। दोस्तों देखिए, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाणक्य जो है ना एक पुस्तक का नाम लिखा है, उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या लिखा है? एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र नाम का अर्थशास्त्र है, जैसे पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, इसके अंदर अर्थशास्त्र नहीं है, बात समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, लेकिन इसके अंदर जो आपको राजनीति देखने को मिलेगा, राजनीति पर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और इसके अंदर क्या वर्णन किया गया है? राजनीति चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, वही मौर्य वंश के द्वितीय रह जाएगा, तक वो गुप्त वंश के आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। सेल्यूकस निकेटर, वही उसका ये मतलब युद्ध लड़ रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है ना, जिसमें हाथी उती मतलब इसको देना पड़ा था, ठीक है ना। चलिए वो आगे। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनु हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है। देखिए दोस्तों, कृष्ण भक्ति समझते हैं ना, वही भगवान कृष्ण जी का भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? ऑप्शन देखिए, महाभारत, गीत गोविंद, श्रीमद् भगवत गीता, नॉट यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, गीत गोविंद तो पहले नहीं, गीत गोविंद यानी कि इसके लेखक कौन है? जयदेव। कौन है दोस्तों? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। एक और हम पिछला बार बताए थे लाइव टेस्ट सीरीज में, लाइव वाला में बताए थे, मृच्छकटितम के लेखक कौन है? शूद्रक। कालिदास क्या लिखा था? अभिज्ञान शकुंतलम लिखे थे, लिखे थे, ठीक ना। हर्षचरित के लेखक कौन है? वानभट्ट। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों महाभारत भी मतलब कृष्ण से ही रिलेटेड है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन होगा? श्रीमद् भगवत गीता, जो हम लोग का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, गीता को, गीता रामायण से होता है ना। देखिए दोस्तों, तो श्रीमद् भगवत गीता जो दोस्तों ये यानी कि जो है कृष्ण भक्ति का, दोस्तों कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कौन? श्रीमद् भगवत गीता। आइए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिला है? दोस्तों आप कन्फ्यूजन कर जाएंगे कि इससे पहले क्या पढ़ाए थे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में चारों वर्ण मतलब वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर केवल शूद्र पूछ रहा है, तो कन्फ्यूजन काहे करेंगे? इसमें चारों में है, तो शूद्र भी तो यही में है, 10वें मंडल में आएगा, बस समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में जो है मतलब थोड़ा वीडियो रुक गया था, फिर दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, तो ऋग्वेद में के 10वें मंडल में जो दोस्तों शूद्रों का उल्लेख भी है, यानी उसी में आता है, चार वर्ण में शूद्र भी आता है ना, तो चार वर्ण का उल्लेख पूछेगा, चाहे शूद्र का उल्लेख पूछेगा या पर्टिकुलरली भी किसी वर्ण का उल्लेख पूछेगा, क्या आंसर हो जाए? 10वें मंडल, ठीक ना। 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता, ठीक ना। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो होता है ना हिंदू धर्म में, तो वही तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल में सोम देवता, 10वें मंडल में चारों वर्ण, ठीक है। चलिए दोस्तों, 7वें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए दोस्तों, देखिए पुरंदर, दोस्तों ये वेद में इसका यानी ये क्या बोलते हैं वर्णन है। पुरंदर जो है किस देवता को कहा जाता है? दोस्तों पुरंदर जो है किस देवता को कहा जाता है? अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम। दोस्तों पुरंदर जो है दोस्तों वो इंद्र देवता को कहा जाता है, इंद्र भगवान को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? पुरंदर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शल्वसूत्र, दोस्तों पता है शल्वसूत्र एक किताब है दोस्तों, क्या है दोस्तों? शल्वसूत्र जो है किताब है, और किस मतलब किससे संबंधित है? शल्वसूत्र जो दोस्तों आपको एक किताब है, ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, ज्यामिति, ज्योतिष, वही ज्योतिष होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं भाग्य वगैरह, ये सब लक वगैरह, उसी से रिलेटेड, ठीक ना। गणित, खगोल, खगोल विज्ञान होता है, ठीक ना वो। तो शल्वसूत्र जो है किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन होगा आंसर होगा ज्यामिति, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि मतलब शल्वसूत्र है तो आप गणित मार दीजिएगा, ऐसा नहीं। क्या है दोस्तों आंसर? ज्यामिति है। क्या दोस्तों? ज्यामिति है। चलिए आइए, आर्य जो है दोस्तों वही मतलब वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग थे, भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो भारत में सर्वप्रथम पता है कहाँ आए थे? वो पंजाब में आए थे, ठीक है। कहाँ दोस्तों आए थे? पंजाब में, क्योंकि उधर से ना आए थे, मतलब उत्तरीय क्षेत्र से आए थे ना, उत्तर क्षेत्र से, पश्चिमी उत्तर क्षेत्र से। कहाँ दोस्तों? पंजाब में आए थे। चलिए आइए आगे आइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। देखिए दोस्तों, हम इसका यानी ऑप्शन नहीं लिखे, ठीक ना, यानी एकदम वन लाइनर की तरह है। देखिए वेद को दोस्तों पता है क्या कहा था? वेद जो है हम लोगों का चार वेद, उसको दोस्तों पता है क्या कहा था? अपौरुषेय। दोस्तों इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। क्या दोस्तों? अपौरुषेय, मतलब अ का मतलब नहीं, पौरुष मतलब पुरुष, अपुरुष से, ठीक ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये हुआ कि वेदों की रचना जो है ना पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, ठीक ना, देवताओं के द्वारा की गई है। इसलिए दोस्तों वेदों को जो है दोस्तों अपौरुषेय मतलब अपुरुष मतलब पुरुष नहीं, ठीक ना। वेदों को दोस्तों अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा देवताओं के द्वारा ही की गई है, मतलब पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ बताना मैं चाहूँगा दोस्तों।
कुछ दर्शन है, ठीक ना दोस्तों। कुछ दर्शन है मतलब दर्शन यानी जैसे मान लीजिए बौद्ध दर्शन हुआ, ठीक ना, ऐसे ही मतलब कुछ यानी दर्शन हो गया, ठीक ना, जो कि आपको मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रतिपादक कौन थे, उसको मतलब उसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे, ठीक ना, उसके यानी कि एक संस्थापककर्ता वर्तमान परिदृश्य के अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक ना, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कुछ दर्शन है उसके प्रतिपादक आपको याद करने हैं, ठीक ना। देखिए ये क्या है दोस्तों, वैशेषिक दर्शन। दोस्तों क्या वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, दोस्तों देखिए चारों ऑप्शनों में जो है ना हम सभी में बताएंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। वैशेषिक दर्शन, दोस्तों क्या दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन, मतलब इसको चलाने वाले कौन है, प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों वैशेषिक दर्शन का दोस्तों है उलूख कनाद। यहाँ पर थोड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं कुछ अलग टाइप का नाम है, ठीक ना, उलूख कनाद। वैशेषिक उल्लुख है कि उन्मुख है, मतलब कुछ हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक ना, उल्लुख या उन्मुख है या हम कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। इसको हम कंफर्म कर देंगे, यदि किसी को मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। इसके लिए 13 नंबर क्वेश्चन के लिए यदि किसी को मालूम है, पढ़े हुए हैं तो आप कमेंट कीजिए, ठीक ना। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, उल्लुख या उन्मुख का नाम, ठीक ना दोस्तों। अब याद इसको कैसे करेंगे, आप ट्रिक बना लीजिए, विश्व को उल्लू, विश्व को उल्लू मत बनाओ, विश्व बहुत तेज है, ठीक ना, विश्व को पूरा विश्व को जो दोस्तों उल्लू मत बनाओ, ठीक ना। तो वैशेषिक दर्शन कौन है दोस्तों, उल्लुख या उन्मुख का ना। दोस्तों हम कन्फर्म हो जा रहे क्या, बस जान लीजिए आंसर यही है दोस्तों। आपको लिखना थोड़ी है एग्जाम में, आंसर ना मतलब देख के नोट टिक करना है, बात समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों पूछे कपिल, तो कपिल यानी किस दर्शन के प्रतिपादक है, तो यह दोस्तों सांख्य दर्शन, सांख्य सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कपिल। पूछेगा यानी कि गौतम के बारे में कि गौतम किस दर्शन के प्रतिपादक है, ये दोस्तों न्याय के बारे में, न्याय गौतम। कपिल है सांख्य, गौतम है न्याय। पतंजलि कौन है, तो पतंजलि दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक है, ठीक ना दोस्तों। पतंजलि किस दर्शन के प्रतिपादक है, तो वो जो है दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक है। चलिए दोस्तों एक और दो और है, एक दोस्तों पूर्व मीमांसा है, एक दोस्तों उत्तर मीमांसा है। एक जो दोस्तों पूर्व मीमांसा ये भी दर्शन है, उधर 4 बताए ना, 2 और याद कीजिए। तो पूर्व मीमांसा एक है दोस्तों उत्तर, दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया ऐसा से याद करना जरूरी है, ठीक ना दोस्तों। एक हो गया पूर्व मीमांसा और एक हो गया दोस्तों उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ये दोस्तों आपको जैमिनी, कौन है दोस्तों, जैमिनी। और उत्तर का बादरायन मतलब यानी कि यही मतलब इसका नाम है। पूर्व मीमांसा या मीमांसा एक ही होता है, आप इसको पूर्व मीमांसा कहिए या मीमांसा कहिए, ठीक ना। इसको आप उत्तर मीमांसा का उत्तर मीमांसा ही होता है, ठीक ना। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा का जो प्रतिपादक है कौन है दोस्तों, ये आपको जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा का कौन है दोस्तों, बादरायन है, ठीक ना। देखिए याद कर सकते हैं, उत्तर मतलब बाद में, तो बाद में आइए, ठीक ना, ऐसे कुछ लगा सकते हैं, ठीक। देखिए मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। कपिल किसका, सांख्य का है। बादरायन किसका है, वही उत्तर मीमांसा यानी मतलब बाद वाला, बात समझ रहे। पतंजलि कितना है, किसका है, योग दर्शन का है। चलिए देखिए दोस्तों, एक मतलब हिस्ट्री में अपना जो है ना, मतलब ये कि बहुत ही फेमस युद्ध है जिसका कहा था दोस्तों 10 राज युद्ध, ठीक ना, जो कि पता है किसके किस ये लड़ा गया था, तो सुदास, ठीक ना। सुदास मतलब ये प्रसिद्ध राजा थे, और वर्सेज मतलब किसके बीच, ठीक ना, 10 जनों, मतलब एक और थे राजा सुदास और एक और थे दोस्तों 10 जनों का समूह। कौन दोस्तों, 10 राजाओं का समूह था, ठीक ना। हालांकि सुदास वहाँ पर जीत गए, 10 राजा जो है वो वहाँ पर पराजित हुए, ठीक ना। किस नदी पर लड़ा गया था, परुष्णी। किस नदी दोस्तों, परुष्णी। दोस्तों परुष्णी का नाम सुने, हो सकता है कई लोगों ने नहीं सुना हो, तो दोस्तों परुष्णी का जो नाम है आपको, अब ये रावी नदी का नाम सुने, रावी नदी का, तो रावी नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों, परुष्णी। आइए अगला दोस्तों, देखिए जो हम लोग का टाइम पीरियड है कम से कम 1500 से लेकर के 600 BC क्या है दोस्तों, कभी कभी माइंड में है ना ये हो जाता है, वैदिक संस्कृति, ठीक ना। वैदिक काल का जो है क्या है 1500 से 600, उसी में 1500 से 1000 पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक क्या 1000 से 600, ठीक ना। देखिए दोस्तों उसी में जो 800 BC यानी 800 ईसी पूर्व से जो 600 BC यानी 600 ईसी पूर्व का जो समय रहा है वो किससे रिलेटेड रहा है, तो ब्राह्मण युग, रामायण युग, सूत्र युग, महाभारत युग। दोस्तों किससे रहा है दोस्तों, याद कर लीजिए, ब्राह्मण युग। दोस्तों एगो खाली रटवा रहा है, ये रट लीजिए, ठीक ना, एगो आप रट लीजिए। कुछ कैसा क्वेश्चन ऐसा होता है जो रटना पड़ता है, लेकिन दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन यदि आप ये डिस्कशन देख रहे थे वो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। एक मतलब हम पीछे का मतलब कहानी बता देते हैं, ठीक ना, ताकि यानी आप माइंड में अधिक समय तक रख सके। ऐसा थोड़ी कि कोई ज़िंदगी भर तक याद कर सकता है, नहीं तो सबका माइंड कंप्यूटर रहता है, सब एग्जाम में कट ऑफ को 100 से पार कर देता है। मतलब 100 नंबर का एग्जाम है, 150 नंबर सब ला देता है कि नहीं, यदि ऐसा होता था। देखिए तो 800 से लेकर 600 BC तक जो समय काल क्या ब्राह्मण युग कहा जाता है। आइए दोस्तों प्राचीन इतिहास में जो है ना दोस्तों, एगो निष्क जो है ना, निष्क क्या दोस्तों,
आधा स मूर्धन स क। निष्क शब्द है, ठीक ना दोस्तों। निष्क ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तांबे का सिक्का, गाय मतलब काउज, स्वर्ण आभूषण, चांदी का सिक्का। क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका होगा दोस्तों स्वर्ण आभूषण। जो सोने के आभूषण होते हैं ना, सोना का जो आभूषण होता है स्वर्ण आभूषण, उसको जो है निष्क के वर्ड में उसको समझा जाता है। निष्क का अर्थ क्या होता है? स्वर्ण आभूषण। और देखिए दोस्तों उपनिषद याद है टोटल कितना है? 108। और क्या पढ़ाए हैं? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? याद कीजिए मुंडक उपनिषद। दोस्तों किस उपनिषद? मुंडक उपनिषद या मुंडक उपनिषद, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये उपनिषद मतलब 108 जो होता है, यह मतलब उपनिषद जो होता है मतलब किस पर आधारित होता है? ये कोई धर्म पर आधारित होता है, या योग पर आधारित होता है, या विधि पर आधारित होता है, या दर्शन पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है दोस्तों? ये रट लीजिए, क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। उपनिषद जो है दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें ये दर्शन पर आधारित है। किससे दोस्तों दर्शन पर। उपनिषद का दर्शन दे दीजिए, ठीक ना। तो उपनिषद पुस्तकें जो है किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है। चलिए कुछ और क्वेश्चन बच गया। देखिए दोस्तों चरक संहिता जो है ना दोस्तों एक पुस्तक है, ठीक ना। चरक संहिता जैसे मान लो हमने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं पुस्तक को लेकर के। दोस्तों चरक संहिता एक पुस्तक जिसके लेखक कौन है? चरक है, मतलब अपने नंबर पर रख लिया है चरक संहिता। बात समझ रहे हैं? तो चरक संहिता पुस्तक इसके लेखक कौन है? चरक है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों तो चरक संहिता पुस्तक जो पुस्तक है उसके लेखक चरक है। इसका किस पर आधारित है? जो चरक मतलब जैसे मान लो कोई भी दोस्तों पुस्तक होता है उसका कुछ ना कुछ पर आधारित होता है ना। जैसे मान लो कुछ ना कुछ उसका विषय होता है ना, किस विषय पर आधारित है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, लेकिन वो आधारित है राजनीति पर। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है चरक संहिता जो है किस पर आधारित है? चिकित्सा, राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म का पर? चिकित्सा। याद कीजिए दोस्तों जो चरक संहिता है, चौ से चरक, चौ से चिकित्सा। बात समझ रहे हैं? चरक संहिता किस पर आधारित है? चिकित्सा पर। आइए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना है? दोस्तों जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, जैसे 6 दर्शन पढ़े, कौन को पढ़े? सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, योग, 6 को पढ़े हैं ना। देखिए दोस्तों तीनों से सबसे पुराना कौन है बताइए? सबसे पुराना दोस्तों सांख्य है। कौन दोस्तों? सांख्य है। संख्या सबसे पहले आता है, उसके बाद है ना कौन काम। तो याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, ट्रिक एक मतलब एक टाइप का क्लू याद कर सकते हैं, ठीक ना। सांख्य क्या है? सबसे पुराना दर्शन है। सांख्य के कौन है प्रतिपादक? कपिल। वैशेषिक के उन्मुख कमांड, वही विश्व को उल्लू, विश्व को उन्मुख कमेंट कीजिए क्या होगा? उन्मुख या उल्लुक? देखिए क्या होगा। मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा क्या है? इसका था जैमिनी। उत्तर मीमांसा कौन था? बादरायण। योग का कौन है दोस्तों? पतंजलि। अन्याय का गौतम। आइए आर्य भारत में जो संभवतः कहाँ से आए थे? आर्य जो है दोस्तों वो भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? ये मतलब देखिए दोस्तों ये विभिन्न जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक मतलब कह रहा है मतलब जो विशेषज्ञ हैं, इतिहास के जो विभिन्न विशेषज्ञ हैं, सभी में जो है दोस्तों ये मतभेद है, ठीक ना। लेकिन सभी का मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक ना। बताओ समझिए। तो संभवतः पता है कहाँ से माना जाता है? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तब मध्य एशिया से आए थे। कहाँ दोस्तों? मध्य एशिया। हालांकि सभी का अलग अलग ये है, लेकिन संभवतः यही माना जाता है। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। चलिए कुछ पॉइंट देखिए दोस्तों। देखिए ऋग्वेद में कितना मंडल होता है? सबसे पहले बताइए। 10 मंडल। 10वें मंडल में क्या है? वही शूद्र का उल्लेख, पुरुष सूक्त का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख, है ना। देखिए 9वें मंडल में सोम देवता, ठीक ना। अब देखिए तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों ऋग्वेद के दूसरे मंडल में ऋग्वेद के जो 10 मंडल है ना उसमें जो है दूसरा मंडल से लेकर के 7वां मंडल जो है ना, दूसरा मंडल से लेकर के 7वां मंडल तक जो है ना, इसको पता क्या कहा था? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा था। दोस्तों ये पता है क्वेश्चन हम वो पहली बार देख रहे हैं, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों जीके जी समुद्र की तरह होता है, ठीक ना। जितना पढ़ेगा उतना ही कम है, ठीक ना। अब देखिए ऋग्वेद के जो दूसरे मंडल से लेकर के, ऋग्वेद में दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक जो है आपको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये जो गोत्र व्यवस्था होता है दोस्तों, गोत्र यानी आधारित मतलब जाति वगैरह इसका कुछ यानी प्रकार होता है, ठीक ना, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ। दोस्तों देखिए गोत्र व्यवस्था जो है, ये गोत्र व्यवस्था ये कब से प्रचलन में आया? ऋग्वैदिक काल से, सूत्र काल से, उत्तरवैदिक काल से, महाकाव्य काल से, ठीक ना। तो गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया? तो ऋग्वैदिक काल से आया। दोस्तों क्वेश्चनवा तो था मानिए ना 25 क्वेश्चन था, ठीक ना, लेकिन इसमें डिस्कशन में क्वेश्चनवा निकला क्या है? 50 से प्लस निकला हुआ, ठीक ना। अब बताइए जो दर्शन वाला है उसी में यानी कम से कम 6-7 क्वेश्चन निकला था एक ही क्वेश्चनवा से। तो समझ सकते हैं दोस्तों 50 प्लस क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंड करवा दिया। दोस्तों आज लाइव नहीं आया, ठीक ना, लाइव में नहीं आया तो छोड़िए, हटाइए, इसी को देखिए। और डिस्कशन मैंने एकदम अच्छा दिया है, तो चलिए इसको देखिए और चैनल सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो मन हो, ठीक ना, सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव। दोस्तों देखिए हम भी स्टूडेंट है, ठीक ना, हमको भी अपना थोड़ा पढ़ाई देखना पड़ता है, स्टडी देखना पड़ता है, इसलिए जो है ना मतलब थोड़ा समय जो है का ये थोड़ा अभाव हो जाता है, ठीक ना, इसके लिए सॉरी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।